पहला सेमीफाइनल हो गया अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में और बहुत ही दुखी कर देने वाला मैच हुआ। बहुत ज्यादा दुख हो गया मुझे तो। मैं तो बिल्कुल चाहता था कि अफगानिस्तान जीते और जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो तो एकदम ही गलत हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतना डरा डरा खेलेंगे। हालांकि किस्मत ने भी साथ नहीं दिया उनका, लेकिन और किस्मत ने साथ क्यों नहीं दिया, ये तो मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि किस्मत ने साथ इसलिए नहीं दिया कि वो टॉस जीत गए। अगर टॉस नहीं जीते होते तो एडन मार्करम भी कह रहा था कि मुझे भी पहले बैटिंग ही करनी थी, और वो तो बड़ा निराश हुआ दिख रहा था मुझे टॉस हारने के बाद। तो हो सकता है कि एडन मार्करम की भी हालत वैसे ही खराब हो जाती, क्योंकि जब अफगानिस्तान ने बाद में बॉलिंग की थी तो साउथ अफ्रीका की भी हालत वैसी ही पतली दिख रही थी। और विकेट तो खैर बहुत ही ज्यादा अंडर प्रिपेयर्ड था, हद से ज्यादा। मतलब देखिए, एक सीम और स्विंग हो रही हो अगर बॉल या स्पिन हो रही हो तो उस विकेट को मैं कभी खराब नहीं कहता कि ठीक है भाई खराब हो रही है, लेकिन बॉल जब ऊपर नीचे होने लगती है ना, विकेट खराब तभी होता है। विकेट खराब तभी होता है जैसे हम इंडिया में बनाते हैं, जो गड्ढे टाइप के विकेट बनाते हैं कि बिल्कुल ही लो हो रही है या कुछ भी हो रहा है, कहीं से भी उठ रही है, और वो टेस्ट मैच जीतने के लिए जो हम हरकतें करते हैं। लेकिन यहाँ तो थर्ड कंट्री ने बनाई है या आईसीसी ने बनाई है विकेट्स, लेकिन इस तरह के अंडर प्रिपेयर्ड विकेट्स हैं कि इसके ऊपर तो डेंजरस भी है मामला। मतलब मार्को एंसन की कितनी बॉलें ऊपर उठी या कुछ बॉल बहुत नीचे रह गई। तो जब इस तरह का बिहेवियर होता है तो फिर बल्लेबाज बैटिंग कर नहीं सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अफगानिस्तान ने शायद मतलब बहुत ज्यादा या तो वो लोग डर गए, और जो जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जो कल मैं अपने प्रीव्यू में डिस्कस कर भी रहा था कि मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो डरेंगे। लेकिन शायद जोनाथन ट्रॉट जो है उसने अपना रोल ठीक से प्ले नहीं किया, और इन लोगों को पहले से ही डिसाइड करना चाहिए था फॉर अ चेंज। आज रिकी पॉन्टिंग ने जो पिच रिपोर्ट की थी, पिच रिपोर्ट में उसने कहा भी था, शॉन पॉलक के साथ जिस जो की थी उसने, उसमें उसने कहा भी था कि ये 90 रन यहाँ पे स्कोर मतलब एवरेज स्कोर है यहाँ का इस विकेट का। तो अगर ये लोग 140 बना लें तो, हालांकि 90 रन जहां पे एवरेज स्कोर है वहां पे 140 कैसे बनेगा, और अभी तक भी वहां पे कुछ ऐसा स्कोर कोई बना ही नहीं है। वहां पे सारे 110 115 के मैचेस ही हुए हैं उस विकेट के ऊपर। तो रिकी पॉन्टिंग ने कैसे ये कहा कि 140, हालांकि रिकी पॉन्टिंग की गलती नहीं है। रिकी पॉन्टिंग को तो कहना ही था कि भाई आप ट्राई करो 140 के लिए। 140 के लिए अगर आप ट्राई करोगे तो हो सकता है आप 125-30 तक पहुंच जाओ, और 125-30 रन तो डेफिनेटली, बल्कि 115 रन इस विकेट के ऊपर तो विनिंग स्कोर हो सकता था। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने बैटिंग की, मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा वो प्रेशर में आ गए थे शुरुआत में ही। बल्कि उनको तो ये करना चाहिए था कि भाई मतलब आप अपनी टेक्निक पकड़ के रखो ना। जिस तरह से रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हुआ है मार्को एंसन की बॉल के ऊपर, वो बॉल एक नॉर्मल आउट स्विंगर बॉल थी, लेकिन अगर आप देखें कि रहमानुल्लाह गुरबाज ने बिना पैर चलाए ही बल्ला घुमा दिया, अपनी बॉडी से दूर खेल दिया और स्लिप में आउट हो गया। और रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान, इन लोगों की अभी तक जो भी बैटिंग हुई है उसमें 60-65% रन उन दोनों ने मिलके ही बनाए हैं। तो ये बात तो हम जानते ही थे कि इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो मतलब अंडर एक्सपोज्ड रहा है, उसकी बैटिंग आई नहीं है। और फिर सीनियर बैट्समैन जो हैं, जैसे कि सीनियर, अब वैसे उमर जई अच्छा बैट्समैन है लेकिन उसको सीनियर में नहीं कह सकता, हालांकि उसने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बैटिंग की थी। और मोहम्मद नबी ने तो बिल्कुल ही इस पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग नहीं की है। मोहम्मद नबी ने तो काफी टाइम से बैटिंग नहीं की है। तो मोहम्मद नबी क्या है, वो सिर्फ इंडिया के सामने बैटिंग करता है, वो भी खैर इस बार तो नहीं कर पाया था। लेकिन मुझे यही लगता है कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया शायद। और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों बॉलर्स ने क्या किया, उनको तो जहां समझ में आ गया था कि विकेट में इतना ज्यादा मूवमेंट और ऊपर नीचे है तो उनको सिर्फ विकेट के ऊपर ही बॉल डालना था। जब रबाडा ने अपना पहला ओवर डाला जिसमें उसने मेडन फेंक के 2 विकेट लिए, उसमें उसने कुछ भी नहीं किया, सीधे विकेट के ऊपर बॉल डाली है। और बॉल अपने आप कितनी ज्यादा सीम कर रही थी कि बल्लेबाज बेचारे बोल्ड ही हो गए। तो ऐसी विकेट के ऊपर तो खैर कुछ भी करना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल था। और मैं तो यही कहूंगा कि बदकिस्मती थी इनकी जो ये टॉस जीत गए। अगर ये टॉस हारे होते तो शायद ये ऑस्ट्रेलिया, मैं ये नहीं कहता कि साउथ अफ्रीका को ये 50 रन पे ऑल आउट कर देते, लेकिन कम से कम साउथ अफ्रीका को ये अगर मान लीजिए 100 रन पे ऑल आउट कर देते तो ये अपनी बैटिंग को उस हिसाब से प्लान कर सकते थे, या कुछ इनको समझ में तो आता। शुरुआत में बैटिंग करने में
हमेशा हम यही डिस्कस करते हैं कि आपके लिए बैटिंग को प्लान करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपको टारगेट क्या सेट करना है, किस विकेट के ऊपर कितना टारगेट बनाना है या कितना स्कोर इसके ऊपर विनिंग होगा। ये पता करना तो हमारे इंडियन बैट्समैन को नहीं आया अभी तक, तो अफगानिस्तान को कहां से आएगा। तो ये चीज है, इन लोगों के साथ तो बहुत ही गजब हो गया। और इन लोगों ने कुछ, मुझे तो लगता है प्रेशर की वजह से इन लोगों ने बैटिंग की बिल्कुल बेसिक्स ही भूल गए ये लोग। और कुछ तो खैर विकेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जो इतनी ज्यादा सीम और स्विंग हो रही थी बॉल और ऊपर नीचे भी हो रही थी, तो इन लोगों के लिए खेलना मुश्किल था, क्योंकि बेसिकली तो ये लोग T20 के प्लेयर हैं। तो T20 के प्लेयर्स के लिए इस तरह के मूविंग बॉल के एटमॉस्फेयर में खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए लंबी क्रिकेट खेलना जरूरी है, रेड बॉल क्रिकेट खेलना जरूरी है। तो अब वहां पे वो अप्लाई भी नहीं कर पाए उस चीज को। शुरुआत में ही पहले ओवर में ही गुरबाज आउट हो गया मार्को एंसन ने। हालांकि उसने काफी कोशिश की वाइड वाइड फेंक के कि मैं कुछ हेल्प कर दूं बल्लेबाजों की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर दूसरे ओवर में 6 रन बने और तीसरे ओवर में उसने फिर गुलबदीन को भी आउट कर दिया जेंसन ने। चौथे ओवर में तो केजी रबाडा ने 2 विकेट ले डाले, जिसमें इब्राहिम और नबी दोनों ही आउट हो गए। तो वहां तो मतलब चौथे ओवर में 20 रन पे 4 विकेट हो गए। और उस समय तक तो समझ में आ गया था कि विकेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है खेलने के लिए। तो फिर तो साउथ अफ्रीका वाले बहुत चढ़ के आ गए, क्योंकि वैसे तो ये खुद भी डर के खेलते हैं, बहुत ज्यादा डरपोक टीम है ये। लेकिन अब 20 रन पे ही 4 विकेट हो जाएंगे सामने वाली टीम के, और वो भी अफगानिस्तान जैसी टीम, तो फिर साउथ अफ्रीका के तो मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल 7वें आसमान पे पहुंच गया उनका। यहाँ पे एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अगर मैच देखा हो तो अंपायरिंग कितनी ज्यादा घटिया स्टैंडर्ड की हुई है। वो ये रिचर्ड इलिंगवर्थ, ये पता नहीं उल्लू का पट्टा, ये क्या समझता है अपने आप को। आप जिस टाइम तबरेज शमसी बॉलिंग कर रहा था और करीम जन्नत और रशीद खान बैटिंग कर रहे थे, करीम जन्नत को इसने जो एलबीडब्ल्यू दिया है, वो दुनिया में कोई भी समझदार अंपायर उसको एलबीडब्ल्यू नहीं दे सकता है। आपने देखा बिल्कुल जरा सी, इतनी, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि यार इतनी सी बॉल लगने पे अंपायर कॉल में आउट होना, इससे ज्यादा बदकिस्मती किसी बल्लेबाज की नहीं हो सकती है। करीम जन्नत को उसने वैसे ही एलबीडब्ल्यू दिया, और जब उन्होंने रिव्यू लिया, और रिव्यू के बाद जब थर्ड अंपायर ने उसको बोला कि नाउ यू कैन रेज योर फिंगर, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई मतलब शर्म का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उस एलबीडब्ल्यू वो कोई कैसे दे सकता है यार अंपायर, और उसके बाद चौड़ा होके उंगली भी उठा रहा है। कुछ तो शर्म कर लेता है रिचर्ड इलिंगवर्थ यार ये। और उसके बाद में शमसी ने नूर अहमद को जो बॉल की, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल सेम एलबीडब्ल्यू फिर से दे दिया उसने। वो भी उतनी ही अंपायर्स कॉल थी, उतनी ही कम बॉल लग रही थी विकेट के ऊपर, और फिर से रिव्यू लिया उन्होंने, और फिर से उसके बाद वो चौड़ा होके उंगली उठा रहा है। ये इसके पीछे मैं तो सीधे सीधे ये बात कहूंगा कि ये मतलब रेसिज्म के अलावा कुछ नहीं है। इन लोगों को कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि इस तरह का कोई डिसीजन अगर देता है तो वो तो जानबूझ के दे रहा है। मैं तो इस एक्सटेंट तक ये कहने के लिए तैयार हूं। आप लोग ये कहेंगे कि मैं थोड़ा ज्यादा ही अगर मैं एग्रेसिव होकर बात कर रहा हूं। ये रिचर्ड इलिंगवर्थ वही है। आप लोग याद करिए कोविड टाइम के दौरान जब इंडिया इंग्लैंड में गई थी सीरीज खेलने, एक मैच अगर आप लोगों को याद होगा जिसमें बुमराह और शमी ने लास्ट में आके लास्ट विकेट में खूब पीटना पाटना शुरू किया था। और जब ये लोग पीट पाट रहे थे तब इंग्लैंड के जो बॉलर थे स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन, ये लोग उनको बॉडी लाइन बॉलिंग करने लगे थे। तो इन लोगों के बीच में हीटेड एक्सचेंजेस भी हुए वर्ड्स के। उस टाइम रिचर्ड इलिंगवर्थ ही अंपायर था, और शमी ने एक बार जाके उसको बोला तो उल्टा इंग्लैंड के बॉलर्स को रोकने के बजाय रिचर्ड इलिंगवर्थ ने शमी को बोला ऐसे कि मतलब तुम अपना मुंह बंद रखो। ये इस तरह के रेसिज्म करते हैं ये लोग, इसलिए मैं इनसे नफरत ना करूं तो क्या करूं। ये वही रिचर्ड इलिंगवर्थ है। आप लोग चाहें तो उस टेस्ट मैच की जाके हाइलाइट्स देख लें। उसमें जब शमी ने और बुमराह ने पिटाई करके इंग्लैंड को हराया था, उस टाइम यही अंपायरिंग कर रहा था। और डिस्पाइट शमी कंप्लेनिंग टू हिम, ही आस्क्ड शमी टू कीप क्वाइट। आज उसने हरकत फिर से की है। सेम तरह का, मतलब बिल्कुल सेम तरह का। आप लोग जाके हाईलाइट देखेंगे तो आपको खुद तरस आ जाएगा वो बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि नूर अहमद और करीम जन्नत कोई बहुत ज्यादा रन बना देते, लेकिन
कुछ तो ज्यादा बनते ना रन। और यू नेवर नो यार, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों डिसीजंस मेरे तरफ से एकदम गलत थे। आई डोंट अग्री विद दीज डिसीजंस। और ये रिचर्ड इलिंगवर्थ को इसके ऊपर तो आईसीसी का एक्शन होना चाहिए, इस तरह के विकेट के ऊपर अगर वो डिसीजन देता है एलबीडब्ल्यू का। फिर तो इनका क्या है, मतलब ये इट इज अ वेरी सॉरी स्कोर कार्ड। इसके बारे में तो क्या बात करें। 23 रन पे 5 विकेट, फिर छठे ओवर में 5 रन जरूर दे दिए केजी रबाडा ने। नोकिया आया, नोकिया ने 7वें ओवर में फिर उसको उमरजई को आउट कर दिया। फिर उसके बाद देखिए अब, लेकिन यहां पे देखिए एक चीज जरूर मेंशन करने वाली बात है। जब राशिद खान बैटिंग करने आया उस टाइम इसने उसको बॉल फेंकी नोकिया ने, और किस तरह की हरकत की। और राशिद खान से लड़ाई करने की क्या जरूरत है। मैं इसीलिए बोलता हूं, देखिए बड़ी टीमें जो होती है ना, वो छोटी टीमों के साथ मिसबिहेव नहीं करती है। बांग्लादेश क्यों मिसबिहेव करती है अफगानिस्तान के साथ? क्योंकि वो बराबरी की टीमें हैं। वो समझती है कि अफगानिस्तान हमारे बराबरी की टीम है। अगर इसी को कहते हैं ना, जो कहावत है कि बड़ा होना अच्छा है लेकिन बड़प्पन उससे भी अच्छा होता है। तो बड़प्पन क्या होता है? आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये इन टीमों को आप कभी भी नहीं देखेंगे मिसबिहेव करते हुए अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि इनको पता है कि हम बड़ी टीम है यार। अब उसको बीट करके राशिद खान को नोकिया उससे झगड़ने जा रहा है और फिर बोल भी रहा है कुछ। फिर राशिद खान ने हालांकि उसका ऑब्जेक्ट भी किया, उसने अंपायर को बोला। तो मतलब अब राशिद खान का बड़प्पन देखिए आप, वो भी उसको गाली पलट के दे सकता था ना। तो इससे पता चलता है, बिहेवियर से पता चलता है कि एक्चुअली बड़ा खिलाड़ी कौन है। यहां पे चूंकि आपकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग थी, इसलिए नोकिया बिल्कुल लड़ने चला गया, गाली दे रहा था। और इसी नोकिया को हमने ऐसा पिटते हुए देखा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तब तो इसके जबान बिल्कुल खुलती नहीं है इसकी। ये चीजें मुझे बुरी लगती हैं, जिनकी वजह से कुछ टीमें मेरी फेवरेट हो जाती हैं और कुछ टीमों के मैं बिल्कुल डेडली अगेंस्ट हो जाता हूं। अब नाउ गोइंग बैक टू वो अपार्थाइड वाला टाइम, कि इन लोगों के मन में ब्लैक्स के लिए क्या है, वो तो कहने की कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली ये सारी ये जो टीमें हैं ना, इनको मैं इसीलिए नापसंद करता हूं। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। यहां पे अभी कुछ लोग हमारे मतलब व्यूअर्स में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े फैंस हैं और उनको अफगानिस्तान पसंद नहीं है। लेकिन मैं क्वेश्चन यही पूछता हूं कि एक बात बताओ, अफगानिस्तान ने आज तक किसी से मिसबिहेव किया है? किसी से लड़ाई झगड़ा किया है? किसी को गाली दी है? कभी नहीं दी है। और फिर अगर आप ये बात करो कि अगर साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के स्टेचर की ही अगर बात करो, तो साउथ अफ्रीका तो कब से क्रिकेट खेल रहा है यार, 100 साल से ऊपर से क्रिकेट खेल रहा है। वो बात अलग है कि बीच में बैन हो गए थे वो, लेकिन उनकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री कितनी बुरी है। और आज 2024 में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। और अफगानिस्तान ने 2004 से खेलना शुरू किया है और 20 साल के अंदर वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं तुम्हारे साथ वर्ल्ड कप का। तुम्हारा भी पहला इंस्टेंस है और उनका भी पहला इंस्टेंस है। तो बड़ा अचीवमेंट किसका हुआ? बड़ी टीम कौन सी हुई? और तुम उसके बाद उस टीम से लड़ाई कर रहे हो। जो फिर तुम बात करते हो कि हमारी क्रिकेटिंग हिस्ट्री इतनी बड़ी है। इतनी बड़ी किस बात की है? तुम बड़े तो हुए नहीं ना, हिस्ट्री बड़ी हो गई, लेकिन तुम दिमाग से छोटे रह गए। और यही छोटी हरकतें हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का तो ये जो बिहेवियर करते हैं ब्लैक्स के साथ, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो रेसिज्म इन कंट्रीज में है, मुझे इसी बात से इन लोगों से चिढ़ है। आज किस आदमी को नहीं मालूम है यार कि फालतू की बातें करते हैं कि ये अफगानिस्तान टेररिस्ट कंट्री है। यार अफगानिस्तान काहे की टेररिस्ट कंट्री है? वो है अपने घर में जो कर रही है। उसने हमारा क्या बिगाड़ा है यार? उसने पूरी दुनिया में क्या किया है? उसने दुनिया में तो कुछ नहीं किया ना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ क्या होता है, इंडियंस के साथ क्या होता है, जिस किसी उल्लू के पट्टे को नहीं मालूम है जरा जाके देख ले और उसके बाद बात करे और उसके बाद सपोर्ट करे ऑस्ट्रेलिया का। मुझे तो समझ में नहीं आता, देशद्रोही की होने की कोई लिमिट है क्या? ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट करना है तुमको, करो, मेरी बला से भाड़ में जाओ। आटे दाल का भाव पता चलेगा। ये होता क्या है एक्चुअली, ये वो लोग बातें करते हैं जो कभी इन कंट्रीज में गए नहीं है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है ये बिहेवियर इन लोगों का, इनकी कंट्रीज में जाके इनके लोगों के साथ काम करके। इन लोगों का ऐसा बिहेवियर है, ये इंडियंस को इस तरह से ट्रीट करते हैं। और इसी वजह से अब जब पिछले 10 साल से इंडिया ने बत्ती देना शुरू किया है, तो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ कि इन लोगों को रगड़ के रखो। इन लोगों की यही औकात है, इनको नीचा दिखाओ, इनको पैसे दे दे के इनके मुंह पे मार के यहां लाके रगड़ के आईपीएल में रगड़ के रखो कि साले खेलो चुपचाप और मुंह बंद रखो।
और मुंह खोलना मत कभी। मुंह खोल दिया तो तुम्हारे मुंह में बल्ला भर देंगे साले। तो ये इन लोगों के साथ ये ट्रीटमेंट इंडिया का जो है वो बिल्कुल सही है। जो आईसीसी में जो बना रखा है अपनी रेपुटेशन इंडिया ने, उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी। और इनको रगड़ के रखो, सारे रूल्स अपने हिसाब से बनाओ, भाड़ में जाने दो सबको। मुझे कोई चिंता नहीं है यार। इन लोगों ने हमको बहुत दबाया है, हमारा बहुत पैसा लूटा है, और उसके बाद अभी भी रेसिज्म करते हैं, अभी भी सुधरे नहीं है ये। इनके मुंह में इसलिए पैसे डालो और इनसे गुलामी करवाओ। अब वो टाइम आ गया है इंडिया का। इसलिए मैं तो जब भी कभी किसी ब्लैक टीम के साथ इनका मैच होता है, मैं दूसरी टीम का सपोर्ट करता हूं। वो बात अलग है कि ये लोग साले हमारा पैसा लूट लूट के इतने इन्होंने क्रिकेट का सामान खरीद खरीद के प्रैक्टिस की कि अब ये बड़े हो गए, गेम में बड़े हो गए। दिमाग से तो ये कभी बड़े नहीं हुए, क्योंकि इनकी हरकतें वही हैं। इसलिए ये बात है, मेरा अफगानिस्तान को सपोर्ट करने का ये सबसे बड़ा रीजन है। मैं हमेशा अफगानिस्तान को ही सपोर्ट करूंगा, चाहे वो इंग्लैंड के साथ खेले या ऑस्ट्रेलिया के साथ या किसी के भी साथ। और दूसरे बाकी तो 2 कंट्रीज पता ही है आपको, उनकी हरकतों की वजह से मैं अफगानिस्तान का सपोर्ट करता हूं। बाकी इंडिया के साथ जब अफगानिस्तान का मैच होता है, आपको पता है, हम तो उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, करें वो, मतलब शराफत से खेलते हैं, इज्जत के साथ बात करते हैं, हमको क्या प्रॉब्लम है यार। लेकिन ये बाकी जिन लोगों के, जो कुछ लोग जो भक्त बने हुए हैं, इनको पता नहीं है अभी कि ये तुम्हारी पीठ में ही छुरा भोंकेंगे। जाओ इनकी कंट्री में तो पता चलेगा कि कितनी लात मारने के पीछे तुम्हारे पड़े रहते हैं ये लोग। इंडियन स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया में क्या हाल है पता नहीं है, तो जाके जरा न्यूज़पेपर पढ़ लो या गूगल में सर्च मार लो। बेवकूफ कहीं के चले आए हैं बात करने। खैर, हो गया 56 रन पे ऑल आउट हो गई अफगानिस्तान। बड़ा मूड खराब हुआ मेरा तो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तो शुरू में परेशान करने की पूरी कोशिश की थी। जब इन लोगों की बॉलिंग शुरू हुई, नवीन ने पहला ओवर कितना बढ़िया डाला, मतलब क्या डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की है। फजल फारूकी ने अगले ओवर में क्विंटन डी कॉक को आउट करी। उसको भी बेवकूफ कहीं के कौन कहेगा कि तुमको इतना एक्सपीरियंस है यार। ये क्विंटन डी कॉक नालायक कहीं का, बल्ला घुमा दिया, बोल्ड हो गए। तो ऐसे तो अफगानिस्तान वालों ने भी किया था ना यार। और उसके बाद आप देखिए तीसरे ओवर में 6 रन पे मार्करम का एज लग गया। ये मार्करम एक्चुअली बहुत अच्छा है। ये जो भी टीम फाइनल में आएगी ना, यार मोस्ट प्रोबेबली इंडिया ही आएगी, तो अच्छा है। ये इनकी पूरी बैटिंग फेल है, पूरी बैटिंग फेल है इनकी। मार्करम से पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं बने हैं। कौन कौन है ये मार्करम के फैंस आले के, बताओ मुझे जरा, अपना नाम लिखो इधर। 6 रन पे इसका एज लग गया था हरामखोर का, लेकिन वो तो सुना ही नहीं दिया बेचारों को, तो उन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया। बाद में साफ साफ एज दिख रही थी, बाद में चौड़ा होके। और फिर वो बताइए आप, कमेंटेटर्स तो देखिए, वो रमीजा बानो हरामखोर, वो कह रहा है कि मार्करम बैटेड ब्यूटीफुली इन दिस टूर्नामेंट। तो पाकिस्तानी ही कह सकता है कोई ये बात। मतलब बताइए, अफगानिस्तान की तारीफ उसके मुंह से नहीं निकलेगी। वो कह रहा है मार्करम बैटेड ब्यूटीफुली, और पॉन्टिंग कह रहा है मार्करम का शॉट ऑफ द नाइट। मार्करम ने एक शॉट मारा, उस पर कहता है शॉट ऑफ द नाइट, व्हाट अ क्लास बैट्समैन। भाई साहब, शॉट ऑफ द नाइट थे वो जो राशिद खान ने 2 चौके मारे थे। रिकी पॉन्टिंग, तू जरा अपना दिमाग खोल के सुन। क्या सुनेगा, लेकिन ये हमारी कौन सुनता है। बेवकूफ कहीं का कह रहा है। मतलब ये कभी भी तारीफ नहीं करेंगे। ये रेसिज्म का बहुत ब्लेटेंट एग्जांपल है ये। वो मार्करम का कह रहा है कि शॉट ऑफ द नाइट। राशिद खान के शॉट देख लो, अभी वीडियो हाइलाइट्स निकाल के देख लो आप मैच की। राशिद खान ने जो 2 चौके मारे हैं, दे वर द शॉट ऑफ द नाइट। क्या एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारी थी उसने यार, फ्रंट फुट पे। क्या बात है यार, इन लोगों की कोई बात करना बेकार है। इसीलिए मेरा मूड खराब होता है इन लोगों के बारे में बात करने में। फिर लोग चले आते हैं कि ये टीम बड़ी अच्छी है, माई फुट। वो तो फिर क्या है, उसके बाद वो तो उसमें रन बनाने ही कितने थे यार, 56-57 रन में क्या रन बनाने थे इन लोगों को। तो हो गया मैच, जीत गए ये लोग, बड़े खुश हो गए। आने दो सालों को फाइनल में, देख लेंगे, इनकी खाल उधेड़ देंगे इस सालों की। तो खाल तो क्या, इनकी बची कहाँ है यार। बाकी लोग भले, अनबीटन टीम है, देखते हैं अनबीटन टीम को। चलिए, तो हो गया मैच की तो हो गई एनालिसिस। अब शाम को है इंडिया और इंग्लैंड का मैच, जिसके बारे में हमको लग रहा था कि शायद मैच हो नहीं पाएगा बारिश की वजह से, लेकिन अभी तो बहुत अच्छी न्यूज है कि शायद बारिश हुई नहीं है बहुत टाइम से, और धूप भी निकली हुई है, और ऐसा है वैसा है।
तो कुल मिला के अभी ऐसा लग रहा है कि मैच हो जाएगा। मैच हो जाए तो हम तो चाहते थे कि मैच हो जाए, मैच होना भी चाहिए। तो इंग्लैंड के साथ तो खैर हम पहले भी डिस्कस कर चुके अपने प्रीव्यू वीडियो में कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि विकेट में अगर जरा भी जान होगी तो इंग्लैंड की हालत खराब हो जाएगी। बशर्ते ये कोई ब्लंडर ना मार दे रोहित शर्मा एंड कंपनी, जिसकी कि मुझे उम्मीद कम है। अब मैं तो कह के ही परेशान हो गया हूं कि भैया विराट कोहली को अभी भी तीसरे नंबर पे ले आओ, लेकिन तुम लाओगे नहीं। पता नहीं वो बैटिंग कैसी करेगा, वो फिर से पोल मारने जाएगा। उसको तो शुरू के 3-4 ओवरों में ही रन बना देने हैं, उसको शायद ऐसा लगने लगा है। कोई जाके बता दो यार कि भैया तुम सिर्फ 3-4 ओवर के बैट्समैन नहीं हो यार, तुम में और फिल सॉल्ट में जमीन आसमान का फर्क है यार। 3-4 ओवर का बैट्समैन वो है, ना कि तुम। हम चाहते हैं कि तुम 15 ओवर खेलो। तो अब भैया क्या बोले यार, क्या समझा सकते हैं। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आती है तो इसी चीज का मुझे डर रहता है कि ये लोग फिर एंड टाइम पे जाके हमको बहुत दुखी कर देते हैं। तो मैं तो प्रार्थना करता हूं कि भैया आज वो जो भी पुल मारे, जो भी उल्टे सीधे लप्पे मारे, वो लग ही जाए, क्योंकि अल्टीमेटली टीम तो हमारे देश की है ना यार। हमें विराट कोहली बनाए रन, चाहे कोई बनाए यार, बट रन तो बनाए, कम से कम शुरुआत ढंग की दे यार। हमें इससे मतलब नहीं है कि विराट कोहली 0 पे आउट हो जाए तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। वो वही तो प्रॉब्लम है यार। तुम बनाओ ना यार, 60 रन बनाओ, तब देखो हम कैसी तारीफ करते हैं। तो हमें मौका तो दो भैया, क्रंच टाइम में तुम रन बनाओ तो हम तुम्हारी तारीफ करें। हम तो उसी दिन के लिए बैठे हुए हैं, हमें कोई शौक थोड़ी है यार तुमको गाली देने का। बस चलिए ठीक है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगा? आप लोगों को बांग्लादेश के ये अफगानिस्तान के हारने से दुख हुआ, या आपको लगा ठीक है, या साउथ अफ्रीका चलिए बढ़िया हुआ? साउथ अफ्रीका के लिए आपको कोई सॉफ्ट कॉर्नर है या क्या है? तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलते हैं हम आज शाम के इंडिया और इंग्लैंड के मैच के बाद, और उम्मीद करते हैं कि हम खुशी खुशी मिलेंगे। तो मैच के बाद बात करते हैं। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।